बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास में हम लोग आपसे डिस्कस कर चुके बेटा कि लेसॉर की अकाउंटिंग किस तरह हम करेंगे, परफॉर्म करेंगे, कि लेसॉर की बुक्स में फाइनेंस लीज को किस तरह डील किया जाता है। जो क्वेश्चन हमने कल किया था आपके सामने वो क्वेश्चन नंबर 21 था, और क्वेश्चन नंबर 21 में हम जानते हैं कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे ऑरेंज ट्री लिमिटेड की बुक्स में ऑलरेडी। हालांकि हम यही क्वेश्चन बीन स्टॉक लिमिटेड लैसी की बुक्स में कवर कर चुके हैं। अच्छा, तो क्योंकि ऑरेंज ट्री लिमिटेड ना डीलर है, 21 क्वेश्चन डीलर है ना ही मैन्युफैक्चरर है, तो उसने वो एसेट मार्केट से परचेज करके आगे लीज पे दे दिया। ठीक है, और उसके बाद लीज टर्म जो है वो आपके सामने थी। जनवरी 1 से लीज शुरू थी और लीज पीरियड टोटल 3 साल था। लीज पेमेंट्स 90,000 थी, 90,000 रुपये थी एनुअली पर एनम या पेएबल इन 8 ईयर्स। उसके बाद जीआरबी थी कितने से, 10,000 से, और कोई यूजीआरबी नहीं थी। हमने कहा था यूजीआरबी के कॉन्सेप्ट को मैंने आपसे डिस्कस करना है, कहाँ पर लेसॉर वाले केस में तफसील से डिस्कस करूंगा इसको। तो इसकी अकाउंटिंग हमने परफॉर्म की थी कल। हमने कुछ ये तमाम चीजें आपके सामने रख दी थी, अगर आपको याद। ठीक है, हमने वर्किंग की थी हमने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड लीज वर्कआउट कर ली थी। लीज पेमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दिया, नंबर ऑफ पेमेंट्स है, 3 पेमेंट्स थी, 2,70,000 गया। जीआरबी ऐड कर दी उसके अंदर। जीआरबी होगी या उसके बदले बीपीओ होगा, आप जानते हैं ये दोनों एक दूसरे एक वक्त में नहीं हो सकते। जीआरबी होगी, जीआरबी नहीं होगी तो बीपीओ होगा ठीक है जी, जीआरबी और बीपीओ का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यानी जीआरबी और बीपीओ दोनों बैक वक्त नहीं हो सकते, ये समझाना है। अच्छा जी, ऐड क्या कर दिया, यूजीआरबी, जो कि नहीं है इस क्वेश्चन में। टोटल जीआईएल, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज वो अमाउंट है जो लेसॉर ने रिकवर करना है इस एसेट से। अब उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है, 2,10,000 रुपए। इसमें 90,000 रुपए की निकाली प्रेजेंट वैल्यू हमने एन्युटी से, और 10,000 की निकाली पेमेंट प्रेजेंट वैल्यू हमने कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से, और प्रेजेंट वैल्यू टोटल मिला के कितनी है, 2,10,000 रुपए। तो इस लीज पर लेसॉर जो इंटरेस्ट अर्न करेगा वो कितना होगा, 70,000 रुपए। ये सारी बातें आपके सामने। अच्छा, अब हमने कल आपके सामने एंट्री पास की। मशीन अकाउंट डेबिट किया था 2,10,000 से, अब बैंक अकाउंट क्रेडिट किया था। ये लेसॉर ने एसेट परचेज किया, लेकिन जैसे ही लेसॉर ने एसेट लीज पे प्रोवाइड किया तो एफएलआर डेबिट करके उसने मशीन अकाउंट का कर दिया, क्रेडिट कर दिया, और ये एसेट लीज पे प्रोवाइड कर दिया किसको, लेसॉर को। क्या ये एंट्री बनने के बाद अब ये एसेट लेसॉर की बुक्स में रहा, ये लेसॉर की बुक से चला गया, लेसॉर की बुक से डिस्पोज ऑफ हो गया? जवाब दे, चला गया, लेसॉर की बुक से डिस्पोज ऑफ हो गया। तो क्या लेसॉर इस एसेट पे आप किसी भी किस्म की कोई डेप्शन क्लेम करेगा या डेप्रिसिएशन चार्ज करेगा? नो। जब एसेट डिस्पोज ऑफ हो गया तो अब इसके ऊपर कोई डेप्शन चार्ज नहीं होनी चाहिए। और ये एसेट किसकी बुक्स में कैपिटलाइज हो रहा है, लेसी की बुक्स में। और लेसी की बुक्स में बेसिकली एसेट तो कैपिटलाइज नहीं हो रहा, राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट कैपिटलाइज हो रहा है, तो वो उसी लेसी उसको डेप्शन कर रहा होगा, है ना। लेकिन लेसॉर ने तो एसेट को डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो ये एसेट अब उसकी बुक्स में नहीं है। जब एसेट ही नहीं तो फिर डेप्शन चार्ज होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, तमाम बातें आपके सामने। अच्छा जी, तो अब हमने कहा ये हमारी एंट्री बनाने की कौन सी अप्रोच थी, ग्रॉस अप्रोच, और एक एंट्री बनाने की नेट अप्रोच भी है। लेसॉर के अंदर में जिस अप्रोच को प्रेफर करता हूँ वो ग्रॉस अप्रोच है। इसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ इस तरीके से कि आपने जब बचपन में इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में डेप्रीसिएशन की एंट्री सीखी, एक एंट्री बनती थी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। जवाब दें, जब आप एंट्री पास करते थे डेप्शन एक्सपेंस, एक और बात कर रहा हूँ, लीज से हटकर बात कर रहा हूँ समझाने के लिए। जब आप डेप्शन की एंट्री सीखी थी आपने, तो आपको सबसे पहली एंट्री सिखाई गई थी डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट। जवाब दें। फिर हम आगे गए, हमने आपको एंट्री सिखाई डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो अगर एक एसेट 5 लाख रुपए का है, उसके ऊपर आपने 1 लाख रुपए की डेप्शन चार्ज की और एंट्री बनाई है डेप्शन एक्सपेंस डेबिट एसेट क्रेडिट, तो अब एसेट अकाउंट ही डायरेक्ट किसको शो करेगा, डब्ल्यूडीवी को, कैरिंग अमाउंट को, 4 लाख रुपए। लेकिन जब आपने एंट्री पास की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एक्यूमुलेटेड डेप्शन क्रेडिट, तो एसेट अकाउंट जो है ग्रॉस अमाउंट शो करेगा, ग्रॉस अमाउंट कॉस्ट के बराबर, 5 लाख के बराबर। तो जैसे ही आप उसका कॉन्ट्रा उससे मैच करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्शन, तो खुद ब खुद आपको डब्ल्यूडीवी मिल जाएगी।
तो बिल्कुल ऐसे ही FLR ग्रॉस अमाउंट है, इधर GIL पे 2,80,000 में 70,000 बढ़ा के लिखे गए, और वही जो 70,000 ज्यादा डेबिट हुआ है उसको हम कहाँ क्रिएट करने, UFI में। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ इस FLR में 70,000 रुपए ज्यादा डेबिट हुआ। अगर 2,80,000 में 70,000 निकाल दिए जाए तो कितना बनेगा, 2,10,000। तो जितने अमाउंट से हमने FLR को ज्यादा डेबिट किया है, एग्जैक्टली उतने अमाउंट से हमने UFI को भी ज्यादा क्रेडिट किया है। 70 डेबिट 70 क्रेडिट, इफेक्ट कैंसिल। तो अगर आप किसी भी पॉइंट पर FLR जो कि GIL पर क्या हो रहा है, मेंटेन हो रहा है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट लीज पर, उसमें आप जैसे UFI क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो वो बैलेंस हमेशा आपको NIL के बराबर वेरीफाई होगा। यस और नो? वो बैलेंस आपको NIL के बराबर वेरीफाई होगा। मैं सबसे बात कर रहा हूं बेटा, मुझे सबका रिस्पॉन्स चाहिए। इस बात को पिक करें बराए मेहरबानी, ठीक है। तो अल्टीमेट इफेक्ट वही है, नेट, मतलब अगर मैं FLR के ग्रॉस बैलेंस में UFI का बैलेंस नेट कर दूं तो वो NIL के बैलेंस के बराबर हो, ठीक है। तो अब आपकी मर्जी है कि आपको सहूलत किसमें है। मेरी तरजीह होगी ग्रॉस एंट्री, लेसॉर की एंट्री ग्रॉस पे बनाई जाए, लेकिन आईकैप के क्या कहते हैं किताब के अंदर जो स्टडी टेक्स्ट है उसमें नेट पे भी एंट्रीज बनी हुई, ठीक है, लेकिन सजेस्टेड आंसर के अंदर ज्यादातर एंट्रीज ग्रॉस पे बनी है। ग्रॉस एक ऐसा मेथड है इसमें नेट भी मौजूद है, लेकिन जो नेट मेथड है उसमें ग्रॉस मौजूद नहीं है। और GIL, NIL ये सारी टर्म्स जो है वो स्टैंडर्ड यूज करता है, ठीक है। चलेंगे, तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, जरा मैं आता हूँ शेड्यूल की तरफ। तो शेड्यूल दो किस्म का सिखा रहा हूँ, एक तो ये आपके सामने रखा था शेड्यूल हमने, और एक वही शेड्यूल बनाते हैं जो हमने पहले बनाया था, अगर आपको याद हो। ये वर्किंग नंबर 2 कर रहा हूँ। वर्किंग 2, लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ठीक है जी। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, डेट, लीज पेमेंट्स, लेसी के लिए जो फाइनेंस चार्ज था वो लेसॉर के लिए फाइनेंस इनकम, ठीक है जी। प्रिंसिपल रीपेड और बैलेंस जो कि हमेशा NIL के बराबर होगा। जवाब दे बेटा। तो 1 जनवरी 2011, ठीक है जी। कोई पेमेंट नहीं है, कोई इनकम नहीं है, कोई प्रिंसिपल रीपेड नहीं है। NIL क्रिएट होती है 2,10,000 से। ये शेड्यूल नेट अप्रोच ही फॉलो करेगा, एंट्रीज भले ग्रॉस पे बनती नहीं, शेड्यूल नेट अप्रोच फॉलो करेगा। कहाँ पहुंचे, 31 दिसंबर 2011 पर पेमेंट आई 90,000 की। इंटरेस्ट कितना था 32,722। जवाब में याद है आप लोग?
और 32,722 जरा इसमें से आप माइनस करें 90,000 में से, तो प्रिंसिपल रीपेड मिल जाएगा आपको, प्रिंसिपल रीपेड मिल जाएगा। बताइए 90,000 माइनस 32,722, 66,000 टू 57,278। बैलेंस बताएं, बैलेंस बैलेंस क्या था, बैलेंस क्या बचा? 2,10,000 में से 57,278 माइनस कर दीजिए, 152,722। देखिए यहाँ, हालांकि शेड्यूल मेरे पास बना हुआ है, कॉपी भी हुआ होगा, मैं दोबारा आपके सामने बना रहा हूँ शेड्यूल। अच्छा जी, अब जाता हूँ जरा मैं पीछे यहाँ पर। तो जब मैंने ग्रॉस एंट्री बनाई तो मैंने ग्रॉस FLR 2,80,000 से 90,000 रिवर्स कराया। तो FLR जब मैंने ग्रॉस पे कैपिटलाइज किया था, एसेट बनाया था, तो उसमें से मैंने जब ग्रॉस अमाउंट ग्रॉस से ग्रॉस को मैच किया, तो अब मेरा FLR जो कि है ग्रॉस पर, उसका बैलेंस कितना बचा? 1,90,000। और क्योंकि इस 90,000 की पेमेंट के अंदर मुझे इंटरेस्ट रिसीव हो चुका था, तो मैंने उसकी एंट्री पास की UFI डेबिट FI क्रेडिट। तो मैंने अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम में से 70,000 में से 32,722 की UFI रिवर्स करवा दी। अब मेरे पास UFI का बैलेंस इतना बचा, तो FLR ग्रॉस पे इतना है, UFI इतनी है, दोनों को मैच कर दें, तो अब भी नेट बैलेंस जो होगा वो आपका NIL के बराबर वेरीफाई होगा। ये बात समझ में आती है? याद है आप लोगों को? बेटा जवाब दीजिए, यस और नो, बोलिए बेटा, आपके जवाब का मुंतजर। अच्छा जी, आगे। अब ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। तो हम आगे बढ़े बेटा, हमने कहा 31 दिसंबर 2012 बैंक डेबिट 90,000 से, FLR क्रेडिट 90,000 से, और एक एंट्री UFI डेबिट FI क्रेडिट। अब दूसरे साल का इंटरेस्ट किस पे निकलेगा बताओ जरा? 150 कितना था प्रिंसिपल? 152,722। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? 0.155819, ऐसा ये इंटरेस्ट रेट था 0.155819। तो जरा 152,722 को मल्टीप्लाई कर दो 0.155819 से, 23,797, 23,797। अच्छा जी, अब अगर मैं यही एंट्री कौन सी अप्रोच पे बनाता हूँ? नेट अप्रोच पर। तो नेट अप्रोच पर इन दोनों एंट्रीज का इफेक्ट क्या है? बैंक डेबिट 90,000 से, क्योंकि नेट अप्रोच में कोई UFI क्रिएट नहीं हुआ, तो डायरेक्ट मुझे इस पेमेंट में से जो इनकम का पोर्शन है उसको इनकम यानी इंटरेस्ट इनकम ट्रीट करना है। तो FI क्रेडिट डायरेक्ट कितने से? 23,797, और उसके बाद FLR। जवाब दीजिए। तो 90,000 में से 23,797 निकाल दें आप लोग जरा, 66,203।
ठीक है, ये एंट्री बन गई बेटा, जवाब दें। ये नेट अप्रोच है। अब नेट अप्रोच को हम लेके चलते हैं कहां पर, शेड्यूल पर। हमने लिखा बेटा 31 दिसंबर 2012, पेमेंट आ रही है 90,000 की, इंटरेस्ट है 23,797 और प्रिंसिपल रीपेड है 66,203। तो अब जरा बताइए बैलेंस क्या बचा आपके पास, 86,590। ठीक है, ये बैलेंस बचा। ये नेट एनआईएल का बैलेंस है। इसको अब इसको वेरीफाई करते हैं ग्रॉस अप्रोच से। आइए इसको वेरीफाई करते हैं ग्रॉस अप्रोच से। अब देखिए सब लोग, अच्छा जी, अब जरा देखिए, जब मैं ग्रॉस अप्रोच फॉलो कर रहा हूं तो मैं एफएलआर डेबिट कर रहा हूं, और वो एफएलआर रिकॉर्ड हुआ हुआ है किस पर, जीआईएल पर। तो 90 से 90 मैच कर दिया। बताइए क्या बचा, 1,00,000। इंटरेस्ट कितना था, 23,000। इंटरेस्ट कितना था, 23,797। उसकी मैंने एंट्री बनाई यूएफआई डेबिट, एफआई क्रेडिट। जरा बताओ अब इंटरेस्ट कितना बचता है, यूएफआई कितना बचता है, यूएफआई अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम कितनी बचती है, बताइए जवाब दीजिए। 37,278 में से 23,797 निकालें तो आंसर बचेगा 13,481। अब एक काम करें, 1,00,000 जो कि एफएलआर का ग्रॉस बैलेंस है, उसमें से 13,481 की यूएफआई माइनस कर दें ताकि एनआईएल मिल जाए। $100,000 माइनस 13,481, यस 86,590। वेरी गुड, समझे कुछ बात को। चलें इसको, अब इसको नेट से वेरीफाई करते हैं। प्रिंसिपल रीपेड कितना था, 90,000। उसमें इंटरेस्ट कितने से बायफरकेट हुआ, 23,797। सॉरी, पेमेंट थी 90,000 और उसमें इंटरेस्ट एलोकेट हुआ 23,797 से। बताओ प्रिंसिपल कितना रीपे हुआ, 66,203। जरा आंसर वेरीफाई कीजिएगा। तो जब आप 152,722 जो एनआईएल का बैलेंस है, एनआईएल में से आप जब प्रिंसिपल लेस करते हैं तो आंसर क्या आता है, 86,519। सेम, कुछ समझ पा रहे हैं बात को। तो अप्रोच चाहे नेट लेके चलें, अप्रोच चाहे ग्रॉस लेके चलें, अल्टीमेट इफेक्ट वही आना है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बेटा। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब कहां पहुंचे, 31 दिसंबर 2013 को पहुंचे। बैंक डेबिट हुआ, तो लेसोर को तो 90,000 भी मिल रहे हैं, और लेसोर को तो लेसी ने लाख क्या कहते हैं 10,000 जीआरबी पे किसी भी तरीके से पे करनी। लेसोर की जेब में तो 90,000 भी आ रहे हैं और लेसोर की जेब में 10,000 भी आ रहे हैं। आप चाहें तो लेसोर पॉइंट में से डायरेक्ट ₹1,00,000 से एंट्री बना दें, बना सकते हैं। बोलिए भाई, वो डिस्पोजल तो एसिड किसने किया था, यही एसिड लेसी ने डिस्पोज ऑफ किया था। अगर उस पर लॉस था तो वो लॉस लेसी बर्दाश्त करेगा, गेन था तो वो गेन भी लेसी का था।
तो लेसोर को तो कुछ भी करके इस एसेट से कितने पैसे मिलने, 10,000 ही मिलने ना बेटा। तो एट द एंड लास्ट ईयर में लेसोर की जेब में कितनी रकम आई, 90,000 आए, लीज पेमेंट के 10,000 आए, जीआरबी के टोटल कितना अमाउंट आया, 1,00,000। डायरेक्ट एंट्री। क्या ख्याल है? ठीक है। बैंक डेबिट, एफएलआर क्रेडिट कितने से, 1,00,000 से। अब लास्ट वन यूएफआई डेबिट करना है और एफआई क्रेडिट करना है। क्या बैलेंस था प्रिंसिपल का आपके पास, बताओ। 86,519, 86,519 पे जब वर्कआउट करोगे 0.155819, निकालो जरा इसका आंसर। इसका आंसर वही यूएफआई के बराबर आएगा। यूएफआई डेबिट 13,481 से, एफआई क्रेडिट 13,481 से। ठीक है। अब अगर यही एंट्री बनाऊं मैं कौन सी अप्रोच से, नेट अप्रोच से, तो नेट अप्रोच से एंट्री क्या बनती है बेटा, बैंक डेबिट 1,00,000 से, फाइनेंस इनकम क्रेडिट 13,481 से, और एफएलआर क्रेडिट 86,519 से। ये लीज की अकाउंटिंग कंप्लीट हुई लेसोर की बुक्स में, मतलब इस क्वेश्चन। अब ले जाएं इसको कहां पर बेटा, शेड्यूल पे ले जाएं, शेड्यूल। 31 दिसंबर 2013, अगर मैं डायरेक्ट लाख रुपए लिख दूं, अगर लाख ना लिखूं तो 90 लिखना पड़ेगा अलग, 10 लिखना पड़ेगा अलग। 13,481, 86,519, और ये बैलेंस क्या हो गया, नल हो गया। ठीक है। लीज पेमेंट का सम करके देख लें, ये सम 2,80,000 आएगा, ये सम GIL के बराबर आएगा। ठीक है जी। ये 70,000 आएगा, ये यूएफआई के बराबर आएगा, और ये प्रिंसिपल रीपेड है, ये 2,10,000 के बराबर आएगा। NIL जवाब दे, कुछ समझे बात को। तो जो जेब में आया पूरा 2,80,000 था, उसमें 70,000 क्या मिला, फाइनेंस इनकम, जो वक्त के साथ साथ क्या हो गई, अनअर्न्ड से अर्नड हो गई। और जो प्रिंसिपल वापस आया, जो इन्वेस्टमेंट, मतलब 2,10,000 रुपए इन्वेस्ट करके लेसोर के जेब में 2,80,000 रुपए आए, जिसमें से 2,10,000 उसके अपने लगाए हुए थे, बाकी 70,000 उसने क्या कमाया, इंटरेस्ट अर्न कर लिया। ऐसा ही। जवाब दीजिए। अब चाहें तो आप इस पे वेरीफाई कर लें इसको आप। ठीक है। अब आखिरी पेमेंट आप दिखा लें, इसके ऊपर दिखा दें। बैलेंस लाख रुपए से पेमेंट आती है, 13,481 से यूएफआई डेबिट होता है। यहाँ क्या बचा, बैलेंस नील बचा। यहाँ क्या बचा, नील बचा। तो अब NIL भी नील हो जानी चाहिए। नील और NIL में फर्क कीजिएगा। ठीक है। ये नील लिखा है मैंने, NIL नहीं लिखा। ठीक है। बैलेंस जीरो हो गए आप साथ। और जब मैं 100,000 में से 13,481 माइनस करता हूँ तो आंसर 86,519 आता है, और नेट अप्रोच से भी आंसर वेरीफाई आता है। जवाब दें आप। ठीक है। क्या बना लें, SOFP, SOFP एक्सट्रैक्ट्स।
क्या नाम था इसका? ऑरेंज ट्री लिमिटेड। SFP extracts as on 31 December 2012, 2011, 13 लिखने की जरूरत तो नहीं है ना। मुझे पता है कि 13 में आके सारी वैल्यूज क्या देंगे, जीरो हो जाएंगी। एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, FLR। ठीक है जी। करंट एसेट्स, FLR, करंट मेच्योरिटी। ठीक है। ठीक है जी। ऑरेंज ट्री लिमिटेड, SOCI extracts, for the year ended 31 December। यहाँ तीनों साल आएंगे, 13, 12 एंड 11। इनकम तो तीनों साल में है ना, बट क्या है सिर्फ इसके पास? फाइनेंस इनकम। ठीक है, ये आपके सामने। अब फाइनेंस इनकम जो है वो सीधी आप ले जाएं प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, इनकम दिखा दें उसको, आप बता देते हैं कि 32,722 2011 में, 23,797 2012 में, 32,722 2011 में था, 27,797 2012 में था, और 13,481 2013 में। अब आपको एसेट बनाने के लिए जो शेड्यूल देखना है वो कौन सा देखना है? नेट वाला। क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में जो बैलेंस अपीयर होगा वो FLR नेट पे अपीयर होगा। क्योंकि जो इंटरेस्ट आप FLR में ज्यादा दिखा रहे हैं वो अनअर्न्ड है, उस पर अभी तक राइट टू रिसीव तो एस्टेब्लिश हुआ नहीं। तो याद रखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में FLR अपीयर होता है नेट अमाउंट पर। तो उसके लिए आपको SFP एक्सट्रेट बनाने के लिए जो शेड्यूल काम आएगा वो शेड्यूल कौन सा वाला है? नेट वाला। ठीक है जी। तो वो जिस तरह हम करते आ रहे थे, मार्क कर लें आप इसको कि भाई अभी हम कहाँ हैं सर? अभी हमें 31 दिसंबर, इस डेट पर कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है ये रहा, ये इसकी करंट मेच्योरिटी, ये इसका नॉन करंट पोर्शन।
चले जाएं कहाँ पर, याद रख लें 66,203, 86,519 टाइप कर दें इसको यहाँ पर। 66,203 जो है वो करंट मेच्योरिटी है, टाइप कर दें, और 86,519 तो 66,203 86,519 ये आपका आ गया रिजल्ट यहाँ पर। उसके बाद ऑब्वियसली अगले साल 86,519 ही करंट मेच्योरिटी बनना है, जो कि 2013 के एंड तक पे हो जाना है। तो ये आपका एसएफ के एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। आप जाके उसको वेरीफाई कर लें शेड्यूल में। ठीक है, 2012 के एंड पे जो अमाउंट आपने रिपोर्ट करना है वो क्या रिपोर्ट करना है, 86,519, और यही आपकी करंट मेच्योरिटी, दैट्स ऑल। और 2013 के एंड में तो कोई भी एफएलआर का बैलेंस नहीं है, तो 2013 का कॉलम मैंने बनाया नहीं, क्योंकि सारे बैलेंस क्या हो जाना थे उसमें नील हो जाना था। ऐसे ही बेटा जवाब दें। तो ये एसओएफपी एसोसी एक्सट्रैक्ट में हमने बना लिया, इसके कंप्लीट कर लिया। देखना हो तो उसको देख लेना जाके एक दफा। ठीक है जी, अब इसको देख लीजिए आप, जवाब दीजिए सब लोग। सही है, आगे बात करें। चलें, अब आगे बात ये करते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 जो है उसमें हम डील कर रहे हैं किसको, अगेन किसको, नीदर अ डीलर नॉर अ मैन्युफैक्चरर, ना ये डीलर है ना ये मैन्युफैक्चरर है। अब भाई क्या ही ऐसी बात है, ये नॉन डीलर हुआ, तो भाई पिछले केस में और केस में फर्क क्या हुआ, पिछले केस में और इस केस में फर्क ये हुआ जनाब कि इसमें पेमेंट वो एडवांस में है, अब वो एडवांस वाली पेमेंट को आपने डील करना है। यस, तो मैं काम ये करता हूँ कि पहले आपको डीलर वाला केस करवा दूं, एक हम डीलर वाला केस तलाश कर लें पहले। जवाब दें, हम पहले डीलर वाला एक केस कर लें, उसके बाद हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो केस कौन सा है, वो केस ये देखिए जरा, वो केस ये है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ लेते हैं जरा। प्रॉब्लम इसमें 5 साल है बस, लेकिन हम उसको डील कर लेंगे। एंट्रीज तो इसकी बड़ी आसान है। स्टार्ट करते हैं, क्या लिखा हुआ है, लेमन ट्री लिमिटेड इज अ डीलर इन मशीन्स which it sells for cash or under finance lease। ठीक है जी, या तो वो कैश में बेचते हैं या वो फाइनेंस लीज पे देते हैं, तो लेसोर तो फाइनेंस लीज की बात कर सकता है ना बेटा। लेमन ट्री लिमिटेड सोल्ड ओनली वन मशीन which it purchased on January 1, 2001 for rupees 250,000। जो उसने खुद कितने की खरीदी, 2,50,000। तो ये अगर डीलर है तो इसके लिए 2,50,000 की चीज क्या हुई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हुआ या इन्वेंट्री हुई। जवाब दें, आप सबके जवाब का मुंतजिर। डीलर के लिए जो एसेट उसने परचेज किया वो क्या है, इन्वेंट्री है। याद है, कल वाली बात भूल चुके हैं। ड्यूरिंग 2011 द मशीन वाज सोल्ड अंडर अ फाइनेंस लीज, मशीन बेची है फाइनेंस लीज में, बट हैड अ सेल्स प्राइस ऑफ ₹320,000। अगर ये लीज पे ना देते तो इसको मार्केट में कैश में कितने का बेचते भाई, 3,20,000 का।
तो 3,20,000 रुपए क्या हो गए इसके फेयर मार्केट वैल्यू, कैश प्राइस। जवाब दें, हो गए ये नहीं हुए? सही है। तो इसका मतलब ये हुआ डीलर के पास तो मार्जिन आ गया ना भाई। डीलर तो अब 2.5 लाख और 3,20,000 का डिफरेंस भी कमाएगा, और डीलर 3,20,000 से जो ऊपर कमाएगा वो क्या होगी, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इंटरेस्ट होगा। तो डीलर लेसोर या मैन्युफैक्चर लेसोर दो किस्म के रिटर्न्स हासिल करते हैं, एक ग्रॉस प्रॉफिट जो कि इन्वेंट्री की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस है, और दूसरा फाइनेंस इनकम जो कि फेयर मार्केट वैल्यू से जो भी अब मिलेगा उसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बिना पर वो क्या है, वो फाइनेंस इनकम। जवाब दें बेटा प्लीज। द टर्म्स ऑफ द लीज आर एज फॉलोज। इंसेप्शन कब है, 1 जनवरी 2011। लीज पीरियड कितना है, 5 साल। लीज इंस्टॉलमेंट कितनी है, लाख रुपए एनुअली इन एरियर्स, लाख लाख की 5 पेमेंट्स करनी, ठीक है। और ना कोई जीआरबी है ना कोई ईजीआरबी है। तो अगर लेसोर जो है वो इन्हीं पेमेंट्स के जरिए पूरे एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू रिकवर कर लेता है, तो उसको जीआरबी और जीआरबी की जरूरत ही नहीं है। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या उसको जो पेमेंट्स मिल रही हैं वो पूरी फेयर मार्केट वैल्यू रिकवर कर रही हैं। तो अब अगर कोई जीआरबी जीआरबी नहीं है तो इन तमाम लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली 3,20,000 के बराबर आनी चाहिए। यस और नो बेटा, जवाब दें आप लोग। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन। वर्किंग से शुरू किया हमने क्वेश्चन। वर्किंग नंबर 1, GIL, NIL and UFI, gross investment lease, net investment lease and unearned finance income। हाँ जी, लगाई हेडिंग आपने ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज की। जिसको आपने इन शॉर्ट क्या बोला, GIL। यहां रख दी आपने लीज पेमेंट्स, लाख लाख रुपए की 5 पेमेंट्स हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितनी रकम बनी, 5 लाख रुपए, ठीक है। ऐड क्या करना है, GRV या BPO, ऐसी कोई चीज क्वेश्चन में दिखाई नहीं देती। इसमें ऐड क्या करना है, UGRV, ऐसी भी कोई चीज क्वेश्चन में दिखाई नहीं देती। तो GIL का बैलेंस क्या हो गया, 5 लाख। अब इसमें तो लेस करवा दें क्या, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, NIL। जवाब दें, उसकी निकाल लें आप प्रेजेंट वैल्यू, 100,000 इंटू 1 माइनस रेट क्या था, 16.9911, 1.169911 की पावर -5 डिवाइड बाय 0.169911। बताइए बेटा प्रेजेंट वैल्यू, लाख रुपए की प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सर बिल्कुल प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 3,20,000, ठीक है। इसको लेस करवा दें इसमें से, क्या मिल जाएगा आंसर आपको, UFI 1,80,000। तो GIL और NIL का डिफरेंस क्या है, UFI 1,80,000। जवाब दें बेटा, सही है।
एंट्री शुरू करते हैं। फर्स्ट जनवरी 2011 को लेसॉर ने ये एसेट परचेज किया, तो हमने एंट्री बनाई इन्वेंट्री डेबिट। ₹2.5 लाख से। बैंक क्रेडिट कितने से? 2.5 लाख से। सही है बेटा। फिर इसी डेट पर ये एसेट उसने लीज पे दिया, तो FLR डेबिट किया हमने ग्रॉस अमाउंट पर, GIL पर। ₹5 लाख। और एसेट को क्या रिकॉर्ड किया हमने? सेल रिकॉर्ड किया। सेल्स क्रेडिट कितने से? 3,20,000 से। तो डिफरेंस क्या बना? UFI, अनअर्न्ड फाइनेंस इनकम, 1,80,000 से। अगर आप यहाँ पर क्या फॉलो करेंगे? नेट अप्रोच। तो नेट अप्रोच का ताल्लुक किस एंट्री से है? बस का। और ये एंट्री क्या बनेगी? FLR डेबिट 3,20,000 से, और सेल्स क्रेडिट 3,20,000 से। और ये एंट्री किस पे बनी है? NIL। जवाब देंगे बेटा। आप कहाँ पहुंचते हैं बेटा? 31 दिसंबर 2011। बैंक डेबिट 1 लाख से, ग्रॉस अमाउंट। FLR क्रेडिट कितने से? 1 लाख से, ग्रॉस अमाउंट। ठीक है जी। UFI डेबिट, FI क्रेडिट। जो 3,20,000 रुपये आपका नेट बैलेंस है, उस पर आप इंटरेस्ट लगा दें 0.169911। ओके, कॉस्ट ऑफ सेल करेक्ट। कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री रह गई है, तो कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री में बना देता हूँ साथ साथ। चलिए, कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री, चले मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। क्योंकि सिस्टम परपेचुअल फॉलो कर रहे हैं, तो सेल के साथ क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री भी बननी है। ठीक है जी। कॉस्ट ऑफ सेल, तो ये आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट। कितने से बेटा? 2.5 लाख से। ये एंट्री यहाँ पे क्या है? सेम है, इस एंट्री में कोई फर्क नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब हम पहुंचे कहाँ पर? 31 दिसंबर 2011 पर ग्रॉस अप्रोच FLR डेबिट 1 लाख से, बैंक क्रेडिट 1 लाख से। ठीक है जी। UFI डेबिट, FI क्रेडिट 3,20,000 पर इंटरेस्ट निकालिए। ठीक है जी। अच्छा जी, जो है 3,20,000, 3,20,000 इंटू 0.169911। बताइए क्या अमाउंट आया? इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बताइए बेटा। 54,372। ठीक है। अब इसकी नेट एंट्री देख लीजिए। नेट एंट्री क्या है? बैंक डेबिट हुआ कितने से?
1 लाख से। अब चूंकि इसमें इंटरेस्ट भी है और आपने जो FLR रिकॉर्ड किया वो NIL पर है, सबसे पहले आप इसमें से इंटरेस्ट अलग कर लें। फाइनेंस इनकम क्रिएट कर दें कितने से, 54,372। जो बचा वो पेमेंट्स टुवर्ड द प्रिंसिपल है। कितना प्रिंसिपल रीपे हुआ है, FLR क्रेडिट होगा कितने से, 45,628। जवाब दें बेटा। ठीक है जी, क्लियर सबको यहाँ तक बात। अब इसके लिए बना लें आप इसका कहते हैं शेड्यूल बना लें। लीज अमोर्टाइजेशन शेड्यूल, ठीक है। डेट, लीज, पेमेंट्स। हाँ बेटा हुजूर अहमद कोई सवाल है तुम्हारा? हुजूर अहमद सवाल है तो क्या करूं? 53,316 क्या है ये? 53,316 क्या है बेटा हुजूर अहमद? हाँ बेटा बोलो, हुजूर अहमद बोलो, माइक खुल गया तुम्हारा। सर यूएफआई। यूएफआई तो अभी मैंने बैलेंस पूछा ही नहीं अभी आपसे, रिमेनिंग बैलेंस बता रही यूएफआई का। कैसे यूएफआई? फाइनेंस इनकम हाँ 3,20,000 को उससे मल्टीप्लाई करें। 0.169911 9911 डबल तो 911 999 16.9911। सर मैं 6611 लगा रहा था। आप माशाल्लाह कमाल कर रहे हो ना बेटा। चलिए लीज पेमेंट, फाइनेंस इनकम, प्रिंसिपल रीपेड, और बैलेंस यहाँ पर NIL के बराबर। हाँ जी 1 जनवरी 2011 को कोई पेमेंट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, 3,20,000 से NIL क्रिएट होता है। ठीक है जी। 31 दिसंबर को पेमेंट आ रही है 1,00,000 रुपए, उसमें इंटरेस्ट कितना है, 54,372 माइनस करें इसको, 45,620 है। बताइए प्रिंसिपल कितना बचा, बैलेंस कितना बचा? 3,20,000 में से 45,628 का प्रिंसिपल रीपे करवा, 2,74,372। ठीक है। अच्छा तो उसके बाद इसको आप एक और तरीके से वेरीफाई करना चाहते हैं तो उसे वेरीफाई कर लें। वो तरीका हमारे पास क्या जनाब, GIL, UFI, NIL। ठीक है। FLR क्रिएट हुआ ग्रॉस पर 5 लाख से,
उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रा आया 1,80,000 से, और नेट इफेक्ट कितना पड़ा 3,20,000 से। 31 दिसंबर 2011 को पेमेंट आई ₹1,00,000 की, तो लाख ग्रॉस अमाउंट से रिवर्स, और जो लास्ट पेमेंट है उसमें इंटरेस्ट कितना था, इंटरेस्ट बताएगा कोई बेटा, क्या इंटरेस्ट था? 54,372। उसके हमने यूएफआई डेबिट किया, एफआई क्रेडिट किया, तो 5 लाख में से 1 लाख रुपया पे हुआ, एफएलआर बचा ग्रॉस पर 4 लाख के बराबर। 1,80,000 में से 54,372 माइनस कर दिया, 125,628। अब एफएलआर का ग्रॉस बैलेंस 4 लाख है, उसके अगेंस्ट यूएफआई 1,25,628 है, मैच कर दे दोनों को, दोनों को नेट कर दीजिए, 274,372। ये आंसर आ रहा है। और 100,000 में से 54,372 माइनस करें तो प्रिंसिपल रीपेड मिलेगा आपको, जिसको हमने पिछले शेड्यूल में भी एडजस्ट किया था। वो कितना है? 100,000 माइनस 54,372, 45,628। देखिए नेट इम्पैक्ट क्या पड़ा। तो एफएलआर ग्रॉस पे रिवर्स करने से और यूएफआई डेबिट करके एफआई क्रेडिट करने से नेट इम्पैक्ट वही पड़ रहा है, और आपका नेट बैलेंस 274,372 के बराबर है। ठीक है, यहां से आगे बढ़े, कहाँ गए? 31 दिसंबर 2012, बैंक डेबिट एफएलआर क्रेडिट 1,00,000 से। ठीक है जी, फिर यूएफआई डेबिट एफआई क्रेडिट, प्रिंसिपल था 274,000, 372.169911। बताइए कितना इंटरेस्ट आता है? 2,74,372 का 16.9911%। प्लीज जल्दी, कितना आता है? 46,619। ठीक है, इसका नेट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? नेट इम्पैक्ट बैंक डेबिट 1,00,000 से। ठीक है, एफ आई क्रेडिट कितने से? 46,619 से। तो एफ एल आर क्रेडिट प्रिंसिपल रीपीट बताइए, प्रिंसिपल रीपीट 100,000 में से 46,619 क्या कर दें? माइनस कर दें 53,381, 53,381 ये नेट इम्पैक्ट पड़ेगा। यहाँ दिखा दें आप, 31 दिसंबर 2012 लाख रुपए की पेमेंट हुई, जिसमें इंटरेस्ट था 46,619, प्रिंसिपल रीपेड था 53,381। बैलेंस बताइए
274,372 में से 53,381 माइनस कर दीजिए। 274,372 में से 53,381 क्या करना माइनस, क्या आंसर बचा बेटा? 220,991। ऐसे ही ऐसे ही। अब इसको भी देख लीजिए यहाँ से। 31 दिसंबर 2012 ग्रॉस पेमेंट लाख से एडजस्ट हुई। यूएफआई आपने डेबिट किया था 46,619 से। नेट इम्पैक्ट का पड़ा था कितने से? 53,381 से। ठीक है, यहाँ बचा 3 लाख रुपए। जीआईएल का ग्रॉस बैलेंस, एफएलआर का ग्रॉस बैलेंस 125,628 में से 46,619 माइनस कर दें, 79,009। और 3 लाख में से 79,009 माइनस करेंगे तो आंसर 2,20,991 आया। चेक करना पड़ेगा वही इम्पैक्ट। जवाब दीजिए। ठीक है, उसके बाद 31 दिसंबर 2013 बैंक डेबिट हुआ 1 लाख से। एफएलआर क्रेडिट हुआ कितने से? 1 लाख से। फिर यूएफआई डेबिट हुआ है, एफआई क्रेडिट हुआ है और 2,20,991 जो प्रिंसिपल का बैलेंस है उसका 0.6169911 कितना? 37,549। ठीक है जी। अब एक काम करेंगे आप, वो क्या है, नेट एंट्री बना देंगे। नेट एंट्री क्या है? बैंक डेबिट 1 लाख से। ठीक है जी। एफआई क्रेडिट कितने से? 37,549 से। एफएलआर क्रेडिट, एफएलआर क्रेडिट नेट बताइए, प्रिंसिपल रेट बताइए। 62,451। ठीक है, ये आपके सामने आंसर है। ठीक है जनाब, तो ये आपके सामने हो गया। अब इसके इम्पैक्ट जाके ले जाएं कहाँ पर? शेड्यूल पर। ये शेड्यूल आपके सामने आ गया। 31 दिसंबर 2013 100,000 की पेमेंट आ गई। ठीक है, 37,549 का प्रिंसिपल रीपेड आ गया, सॉरी इंटरेस्ट आ गया। 62,000 का 451 का प्रिंसिपल रीपेड आ गया। 220,991 में से 62,451 माइनस कर दें बेटा। 220,991 में से 60,000 क्या करते हैं? माइनस करते हैं। क्या आंसर आया? 158,540। 158,540 ये बैलेंस बचा। चाहे तो उसको यहाँ से वेरीफाई कर लीजिए। 31 दिसंबर 2013 ग्रॉस से ग्रॉस एडजस्ट हुआ लाख रुपए से। यूएफआई डेबिट हुआ 37,549।
प्रिंसिपल रीपे हुआ 62,451, वेरीफाई कर दो। 2 लाख बचा, जवाब दें। 2 लाख और यूएफआई का बताएं बैलेंस। 79,009 में से अगर 37,549 माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा बताइए। 79,009 में से अगर 37,549 माइनस कर क्या बचेगा? 41,460। 41,460। 2 लाख में से 41,460 माइनस कर दें। 200,000 माइनस 41,460 तो 158,540 आपको वेरीफाई हो जाएगा। तो अब अगले 2 साल की एंट्रीज आप बनाइए, इसके एसओसीआई और एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट भी आप ही बनाइए। उम्मीद करता हूँ अगले 2 साल आप कंप्लीट कर लेंगे। शेड्यूल भी कंप्लीट करें, अगले 2 साल भी कंप्लीट करें, इसका एसओसीआई और एसओएफपी का एक्सट्रैक्ट भी बनाइए। बना लेंगे बेटा? क्वेश्चन आप देख लें अपने सामने। क्वेश्चन का आपको कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो निकाल लीजिए, क्वेश्चन जवाब दीजिए सब लोग बेटा, बताइए। हाँ बेटा रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज सब लोग, जल्दी से सब लोग रिस्पॉन्स कीजिए प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा क्वेश्चन का? ये हैंडआउट देना है लेकिन आपको एक और शक्ल में देना है, इसलिए देर हो रही है थोड़ा हैंडआउट देने में आपको। अमेंडेड शक्ल में हैंडआउट देना है आपको थोड़ा सा, ठीक है? हैंडआउट आपको मिल जाएगा ये वाला। बोलिए बेटा, हो गया? अच्छा ओके। अब उसके बाद कोई सॉल्यूशन वाला पार्ट जो आपको कॉपी करना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो सॉल्यूशन में से, सॉल्यूशन में से किसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना हो आपने, सॉल्यूशन में से किसी एरिया का स्क्रीनशॉट लेना हो आपने। क्या टीसीएस कर दूं बेटा? क्या टीसीएस कर दूं? ठीक है जी, तो क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा बेटा। ओके बेटा, यहाँ तक स्टॉप करते हैं। अल्लाह हाफिज़।